नमस्कार साथियों, नंबरों के इस खेल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। वेलफेयर इंस्पेक्टर का ये पेपर है और वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो आपके अंबाला डिवीजन का है। अंबाला डिवीजन का है और ये जो इसकी तारीख है वो तारीख है 9 फरवरी 2025। 9 फरवरी 2025 को ये कंडक्ट हुआ था और अंबाला डिवीजन का है। वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है और वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो बेसिक है वो है 35,400 रुपए। 35,400 रुपए, 35% कोटे का ये पेपर है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। हाउ मेनी ऑफिसर्स बियरर्स ऑफ SC/ST एसोसिएशन अलाउड फॉर अटेंडिंग इनफॉर्मल मीटिंग एट डिवीजन लेवल, यानी SC/ST एसोसिएशन के कितने पदाधिकारियों को मंडल स्तर पर अनौपचारिक बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है। तो ST/SC से जो है वो 20 सदस्य है, 20 सदस्य। तो यहाँ सी ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 शैल बी पेड विद इन। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजा के भीतर दिया जाएगा। दुर्घटना की तारीख से 3 महीने, जैसे ये देय हो जाता है दुर्घटना की तारीख से 1 साल, दुर्घटना की तारीख से 1 महीना। तो जैसे ये देय हो जाता है, यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा, एज सून एज इट फॉल्स ड्यू। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है, यहाँ जैसे ये देय हो जाता है। ऑप्शन जो बी लेंगे अपन यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन एक्टिंग रेलवे सर्वेंट कैन बी अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस काउंसिल, यानी कि कार्यरत रेलवे कर्मचारी को बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। तो यहाँ पे उसको 3 मामलों में, 2 मामले, 3 मामले, 4 मामले और 5 मामले, यानी कि 2 नंबर ऑफ केसेस, 3 नंबर ऑफ केसेस, 4 नंबर ऑफ केसेस, 5 नंबर ऑफ केसेस। तो 3 मामलों में यहाँ दी जा सकती है। ऑप्शन जो बी है आपका वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रेड अप्रेंटिस को प्रतिवर्ष अधिकतम दिनों के लिए पूर्ण वजह पर छुट्टी दी जा सकती है। ट्रेड अप्रेंटिस की यहाँ बात हो रही है। ट्रेड अप्रेंटिस में बी गारंटेड लीव ऑन फुल स्टाइपेंड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1-2 डेज पर ईयर, यानी 12 दिन के लिए पूर्ण वजह पर प्रतिवर्ष पूछा है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, तो ये 12 दिन हो जाएगी। जो ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 1-2 डेज, यानी डी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार फैक्ट्री परिसर को कितने वर्षों के बाद रंगा और नवीनीकृत किया जा सकता है। तो फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स शुड द फैक्ट्री परमिजेस टू बी पेंटेड एंड रिफर्निश्ड। इसके लिए 5 साल है, 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार है। तो ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 5 इयर्स। फैक्ट्री अधिनियम साथियों, जो फैक्ट्री अधिनियम है वो फैक्ट्री अधिनियम है जो आपके 1948 1948 में बना था और ये 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ था और ये अब तक 2 बार संशोधित हो चुका है। 1987 में ये 1 बार संशोधित हो चुका है और दूसरी बार ये 2016 में संशोधित हो चुका है। फैक्ट्री एक्ट के बारे में इतनी नॉलेज आपको यहाँ जरूरी है, कई बार पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1949 से ये लागू होता है, 2 बार अब तक ये संशोधित हो चुका है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन 5 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, on verification through the district magistrate, if the caste certificate produced by SC/ST OBC candidate is relieved false, such candidate would be terminated, suspended, punished under discipline and appeal rules. None of these. Terminate is right answer. Terminate is right answer. Option A है जो आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर।
यानी कि जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सत्यापन पर यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार द्वारा प्रसिद्ध जाति प्रमाण पत्र झूठा पाया जाता है तो उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऑप्शन जो ए है यानी कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसको, टर्मिनेट। ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ सही आंसर है, टर्मिनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, द सुटेबिलिटी ऑफ द रेलवे एम्प्लॉइज फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम इज एडजस्ट बाय। संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के लिए रेल कर्मचारियों की उपयुक्तता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन ए है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, स्क्रीन कमेटी, प्रमोशन कमेटी, नॉन ऑफ द वो। स्क्रीन कमेटी यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है स्क्रीन कमेटी। मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी एमएससीपी, एमएससीपीएस, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, इसकी ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, आप देख सकते हैं मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम एमएससीपी। और इसमें 10-10 वर्ष के अंतराल पे 10-10 वर्ष के अंतराल पे 3 वित्तीय फायदे दिए जाते हैं कर्मचारी को। यदि कर्मचारी का प्रमोशन नहीं होता है तो उसके एमएससीपी के तहत उसको अगले साल, अगला 10 साल के बाद उसको अगला ग्रेड दे दिया जाएगा। पोस्ट नहीं दी जाएगी, ग्रेड दे दिया जाएगा। फिर 10 साल बाद उसका अगला ग्रेड दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद यानी 3 बार पूरी सर्विस काल में इसका आप फायदा ले सकते हैं यदि कर्मचारी का प्रमोशन नहीं होता है तो 10 साल के बाद उसको यानी कि एमएससीपी दे दी। इसके लिए जो एपीआर है वो आपका वेरी गुड होना जरूरी है। एपीआर वेरी गुड होना जरूरी, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, तभी आपका एमएससीपी का फायदा मिलेगा। और एमएससीपी का जो बेंचमार्क है वेरी गुड का, ये आपके 25 जुलाई 2016 से लागू है। यानी 7 पे कमीशन आ गया था 1 जनवरी 2016 से 7 पे कमीशन आ गया था। तो ये आपके 25 जुलाई 2016 से वेरी गुड का बेंचमार्क लागू है। प्रश्न 8 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द प्रिंसिपल कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू, वित्तीय औचित्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्ट, और ऑप्शन बी है एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी, ऑप्शन सी है टेंडर, और ऑप्शन सी है अर्निंग। तो यहाँ एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी, ये बी ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल राइट है। यानी कि वित्तीय औचित्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक धन का योग, यानी ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी। ऑप्शन जो बी है ये आपका यहाँ राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रनिंग अलाउंस इज टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट ड्यूज ऑफ एन एम्प्लॉय। किसी कर्मचारी के निपटान बकाया की गणना के लिए रनिंग भत्ते का कितना प्रतिशत लिया जाता है? तो ये भी आप रट्टा मार लीजिए, इसके लिए 55% है, इसके लिए 55% है। और कम्यूटेशन पेंशन के लिए 40% है। यहाँ दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे, दोनों पूछे जाते हैं। रनिंग के लिए ये रनिंग भत्ते का कितना प्रतिशत है, तो रनिंग के लिए ये 55% हो जाएगा, और कम्यूटेशन पेंशन के लिए ये 40% हो जाएगा। दोनों प्रश्न आते हैं तो दोनों को आप रटा मार लीजिए। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है 55%, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं HBA, हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस पर ब्याज किस्तों में वसूल किया जाता है। इंटरेस्ट ऑफ HBA इज रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी कितनी किस्तों पे हाउस बिल्डिंग अलाउंस, HBA का जो फुल फॉर्म होता है हाउस बिल्डिंग अलाउंस होता है, और इसका जो ब्याज है वो कितनी किस्तों में वसूल किया जाता है? तो ये जो ऑप्शन ए है 60 यानी 60 किस्तों में वसूल किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और अगला जो प्रश्न नंबर 11 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, दोनों नहीं आप इसको तीनों कह सकते हैं, तीनों ये वेलफेयर इंस्पेक्टर परीक्षा हो या सीनियर क्लर्क हो, एपी हो, इनमें ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हाउ मेनी डे ऑब्लिक वीक्स, नोटिस यहाँ वीक्स भी दिया गया है, ध्यान रखिए, और डे भी दिया गया है। देखिए डे या वीक्स दोनों में यहाँ पूछा गया है, यानी कि ऑब्लिक कर दिया है। नोटिस शुड बी गिवन बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक इन पब्लिक एरिया, तो इसके लिए 6 वीक तो होता है, आप ये जानते भी होंगे, इजी प्रश्न है, और 6 वीक लेंगे, और तो दिनों में इसका 45 अगर दिनों में ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसको 45 डेज इसका आंसर होगा। और यदि वीक में पूछा जाता है तो वीक में इसका 6 वीक आंसर हो जाएगा, इसका 6 वीक आंसर हो जाएगा।
और अगर यही प्रश्न दिनों में पूछा जाता तो इसका अपन 45 डेज आंसर देते। तो यहाँ वीक में पूछा गया है, इसलिए हम इसका 6 वीक देंगे। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे। रेलवे एसबीएफ में खेल के अलावा मनोरंजन की मत गतिविधि के तहत 800 रुपए में कितनी राशि आवंटित की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ जो एसबीएफ, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड आउट ऑफ 800 अंडर द हेड एक्टिविटी ऑफ रिक्रिएशन अदर देन स्पोर्ट्स इन रेलवे एसबीएफ। सबसे पहले तो यहाँ मैं एसबीएफ से आने वाले प्रश्नों की बात करूंगा। यहाँ पे मैं एक बार, चलो पहले उत्तर बताने से पहले यहाँ इसके जो एसबीएफ से प्रश्न उठते हैं वो बता देते हैं। एसबीएफ से एक तो इसकी फुल फॉर्म आती है, तो इसका मतलब होता है स्टाफ बेनिफिट फंड, यानी एसबीएफ की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए स्टाफ बेनिफिट फंड। इसका पूर्ण रूप है स्टाफ बेनिफिट फंड। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है रेलवे में ये कब आया था? तो रेलवे में ये 1931 में आया था। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न बनता है इसकी राशि पूछ ली जाती है। तो राशि इसकी प्रश्न में दे रखी है 800 रुपए है। पहले ये राशि 500 रुपए थी, पहले ये राशि 500 रुपए थी, बाद में बढ़ा करके इसको 800 रुपए कर दिया गया है। तो वर्तमान में यदि इसकी राशि पूछ ली जाए, ऑप्शन में 500 भी मिलेगा, 800 भी मिलेगा, तो आपको 500 का उत्तर नहीं देना है, 800 का देना है। तो एक ये है, इसकी राशि पूछ ली जाती है। तो 800 रुपए इसकी राशि है। रेलवे में 1931 में आया था। और स्टाफ बेनिफिट फंड की इसकी फुल फॉर्म आप जानते हैं, स्टाफ बेनिफिट फंड। और जो प्रश्न इसमें जो चौथा पूछा गया है वो पूछा गया कि मनोरंजन के मत गतिविधि के तहत 800 रुपए से कितनी राशि आवंटित? तो 800 रुपए में से मात्र ओनली 25 रुपए मनोरंजन गतिविधियों के लिए है। मनोरंजन गतिविधियों के लिए 25 रुपए, और 25 रुपए आपके ऑप्शन डी में दे रखा है। तो जो ये ऑप्शन डी है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे। फिक्सेशन ऑन प्रमोशन फ्रॉम ए लोअर टू ए हायर ग्रेड इज डन इन टर्म्स ऑफ एफआर, यानी फंडामेंटल्स रूल। एफआर की फुल फॉर्म होती है फंडामेंटल रूल्स। एफआर की जो फुल फॉर्म होती है वो फंडामेंटल रूल होती है। यानी बोला गया है कि निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण एफआर के यानी फंडामेंटल रूल के संदर्भ में किया गया। तो जो फंडामेंटल रूल है ये 22 है, ये आपका 22 है। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देयर इज ए प्रोविजन फॉर होल्डिंग इनफॉर्मल मीटिंग बिटवीन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन एट लीस्ट। पूछा गया कि रेलवे प्रशासन और एसटी रेलवे का जो कर्मचारी संघ है के बीच अनौपचारिक बैठक आयोजित करने का कम से कम एक वर्ष में प्रावधान कितना है? तो एक वर्ष में ये 2 बार है, यानी ट्विस इन ये ईयर। वर्ष में ये 2 बार है। तो हम वर्ष में 2 बार, वो जो ट्विस इन ये ईयर, यानी ऑप्शन जो बी है ये आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। एक कैलेंडर वर्ष में एक रेलवे कर्मचारी को रेलवे से बाहर के पदों के लिए कितनी बार आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है? यानी इन ये कैलेंडर ईयर, एक साल में यहाँ बोला जा रहा है। हाउ मेनी आइटम्स ए रेलवे एम्प्लॉय कैन बी परमिटेड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट आउटसाइड रेलवे। तो एक वर्ष में ये अधिकतम आप 4 बार ले सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। यहाँ पति के पुरुष नसबंदी ऑपरेशन के कारण महिला रेलवे कर्मचारी को स्वीकार्य, देखिए यहाँ विशेष आकस्मिक अवकाश की बात की जा रही है, यहाँ एचसीएल की बात कर रही है, यहाँ एचसीएल की बात की जा रही है, विशेष आकस्मिक अवकाश की बात करी जा रही है, एचसीएल की बात करी, ये ध्यान रखिएगा। और वो भी किस कंडीशन में की जा रही है? यानी कि महिला रेल कर्मचारी है, उसका पति महिला रेल कर्मचारी है। यदि उसका पति कोई जरूरी नहीं रेलवे में हो, अदर डिपार्टमेंट में हो सकता है, प्राइवेट जॉब में हो सकता है। तो यदि उसका पति पुरुष नसबंदी ऑपरेशन कराता है तो जो महिला रेल कर्मचारी है उसको स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक अवकाश कितने दिन का मिलेगा? तो जो एचसीएल मिलेगा वो महिला रेल कर्मचारी को मिलेगा 1 डे का, 1 डे का। और जो दूसरा एचसीएल है जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि यदि कोई रेलवे कर्मचारी रक्तदान करता है, कोई रेलवे कर्मचारी रक्तदान करता है तो उसको कितने दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है एचसीएल? तो उसको भी 1 दिन का, यानी रक्तदान आप करते हैं तो आपको 1 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। तो यहाँ रेलवे महिला रेलवे कर्मचारी के बारे में पूछा गया था, तो आप 1 डे इसमें करेंगे, 1 दिन का आप इसमें करेंगे। इसी से रिलेटेड प्रश्न जो दूसरा पूछा जाता है 1 डे का, वो पूछा जाता है कि आप रक्तदान करते हैं रेलवे कर्मचारी तो कितने दिन का एचसीएल मिलता है? तो वो 1 डे का मिलेगा, यानी पीरियड ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव एडमिसिबल टू फीमेल रेलवे एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ रेक्टोमी ऑपरेशन ऑफ हस्बैंड। सो 1 डेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एडिशनल क्वांटम ऑफ कैजुअल लीव ऑफ
डेज इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव गारंटेड टू रेलवे एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटीज, यानी विकलांग रेलवे कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में कितने दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है, यानी एडिशनल क्वांटम ऑफ कैजुअल लीव, यानी सीएल ऑफ ए डेज इन फॉर्म स्पेशल कैजुअल लीव, लीव इज गारंटेड एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटीज, यानी कि विकलांग जो विकलांग रेलवे कर्मचारी है अगर वो वर्कशॉप में है, यदि वो वर्कशॉप में है तो सामान्य रेलवे कर्मचारी को 8 सीएल मिलती है, तो विकलांग को 4 एक्स्ट्रा और मिल जाती है, तो ये उसके लिए टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई उसके लिए 12 हो गई विकलांग के लिए। और यदि वो ओपन लाइन में है, यदि वो ओपन लाइन में है तो वहां पे 10 मिलती है, तो 4 अगर वहां विकलांग की और जोड़ देते हैं तो ओपन लाइन में 14 यानी 14 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया कितनी अतिरिक्त मिलती है, तो अतिरिक्त में 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, तो बी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, चाइल्ड अडॉप्शन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चाइल्ड अडॉप्शन लीव एडमिसिबल टू मेल रेलवे सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्विंग चिल्ड्रन ऑन वैलिड अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर इज स्टेज। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1 वर्ष के कम आयु के बच्चों को वैध रूप से गोद लेने पर 2 से कम जीवित बच्चों वाले पुरुष रेल कर्मचारी को स्वीकार्य बाल दत्तक ग्रहण अवकाश 15 दिनों का मिलता है, ये 15 दिनों का मिलता है। तो 15 दिन आपके ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर यहाँ हो जाता है। देखिए फिर आ गया ये मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, यानी एमएसीपी का प्रश्न, एमएसीपीएस, यहाँ फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। क्या पूछ रहा है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर तक उपलब्ध है, एमएससीपीएस है ये, जो आपको एमएससीपी दी जाती है कितने मैट्रिक स्तर लेवल, यानी कि लेवल रेलवे में जो माना गया है, रेलवे में जो माना गया है वो L1 से L17 तक का माना गया है। टोटल ये लेवल 18 होते हैं, टोटल 18 होते हैं, लेकिन रेलवे में 1 से 17 तक है। अब 18 किसके हैं, ये कैबिनेट सचिव लेवल के हैं जो कि रेलवे में नहीं है, लास्ट L18 है जो कि रेलवे में नहीं है, रेलवे में सबसे टॉप 1 है। तो ये एमएससीपी कहां तक अवेलेबल है, यहाँ पे लेवल में पूछा गया है, तो ये लेवल जो 15 है, लेवल जो 15 है यहां तक एमएससीपी का फायदा दिया जाता है, लेवल 15 तक एमएससीपी का फायदा दिया जाता है। लेवल 1 से लेवल 1 से लेवल 1 से लेवल 15 तक एमएससीपी का फायदा दिया जाता है। केवल मात्र 16 और 17, लेवल 16 और 17 इन दो को एमएससीपी का फायदा नहीं मिलता है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ऑप्शन जो बी है यही आपका राइट आंसर हो जाता है। एमएससीपी के बारे में मैंने जो जानकारी बताई वो ऊपर के प्रश्न में बता दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर अंडर रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, अधिकारी की नियुक्ति, और सबसे बार यदि स्टैंडर्ड फॉर्म से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है SF7 जो जांच अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है। SF3 है जो निर्वापत्तों की स्वीकृति है, और SF4 है वो आपके निलंबन से बहाली है, और SF6 है वो दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना है। और इसके अलावा जो SF5 है वो आप जानते होंगे मेजर पेनल्टी की चार्जशीट है, और SF11 है वो माइनर पेनल्टी की चार्जशीट है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो SF7 के बारे में पूछा जाता है। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। ये मैं इसलिए बोलता रहता हूँ 1 अक्टूबर 1968 कि आपके दिमाग में ये घुस जाए, क्योंकि इनसे ईयर और डेट के बारे में हमेशा पूछा जाता है। जैसे हम बात करें अभी जो CCS 1964 है तो इसका ईयर पूछ लिया जाता है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है तो इसका ईयर पूछ लिया जाता है तो 1966 है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल कब से है तो ये 1 अक्टूबर 1968 से है, 1 अक्टूबर 1968। इसलिए मैं बार बार प्रश्नों में 1 अक्टूबर 1968 बोलता रहता हूं ताकि वो आवाज आपके कानों तक पहुंचे, आपको याद हो जाए। चलिए तो यहाँ राइट आंसर क्या लेंगे, यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, SF7 लेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 21। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्किंग एक्ट 2013, what factors should be internal committee or the local committee consider when determining compensation for the aggrieved
वुमेन अंडर POSH एक्ट 2013। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 15 के अनुसार, POSH अधिनियम 2013 के तहत पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा निर्धारित करते समय आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को किन कारकों पर विचार करना चाहिए? तो यहाँ कारक दे रखे हैं, केवल पीड़ित महिला द्वारा झेला गया मानसिक आघात और भावनात्मक संकट, यौन उत्पीड़न की घटना के कारण केवल नुकसान और कैरियर का अवसर, पीड़िता द्वारा शारीरिक उपचार के लिए किए गए चिकित्सा योग। या फिर हम ऑप्शन डी देखेंगे, मानसिक आघात, कैरियर के अवसर में नुकसान, चिकित्सा योग, प्रतिवादी की आयु और वित्तीय स्थिति और भुगतान की अवरता। तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक सामान्य सी ट्रिक्स की है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऑप्शन डी क्या है, मेंटल ट्रॉमा, लॉस इन कैरियर अपॉर्चुनिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस, इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रेस्पोंडेंट एंड फेसिबिलिटी ऑफ द पेमेंट। यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो क्या लेंगे, और 21 में डी आंसर यहाँ ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 22 का, अंडर विच रूल, किस नियम के तहत द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय, कर्मचारी की सेवा के समय में बी रिव्यूड पीरियडिकली, समय समय पर समीक्षा की जाती है। यानी कि किस नियम के तहत किसी कर्मचारी की सेवा के समय समय पर समीक्षा की जाती है? तो उसके लिए जो FR 56J है, यानी कि फंडामेंटल रूल 56J, ये जो फंडामेंटल रूल्स 56J है इसके तहत की जाती है। तो ये जो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है आपका, ये यहाँ बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। An employee under suspension can be called to appear at a written examination required for selection to promotion। निलंबन के तहत किसी कर्मचारी को चयन या पदोन्नति के लिए आवश्यक लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। तो मे बी कॉल्ड टू अपीयर ड्यूरिंग सस्पेंशन, बिल्कुल यही आंसर आपका राइट है। निलंबन के दौरान उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। मे बी कॉल्ड आफ्टर द सस्पेंशन इज ओवर टू बी डिसाइड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नॉन ऑफ द अबव। यानी जो निलंबन समाप्त होने के बाद बुलाया जा सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा, अपराधी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा ना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन ए है, निलंबन के दौरान उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है, मे बी कॉल्ड टू अपीयर ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यहाँ 23 में ए ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 24 की, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट, टाइम लिमिट फॉर प्रीफरिंग ए रिवीजन पिटिशन टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी। यानी रिवीजन अथॉरिटी के समक्ष रिवीजन याचिका प्रस्तुत करने की स्वीकार्य समय सीमा क्या है? तो ये आपका 45 डेज हो जाएगा, इसका 45 डेज हो जाएगा, 45 डेज ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। के बाद 25 है, हु इज द कंपोनेंट अथॉरिटी टू कंसीडर द अपील विदाउट ए टाइम लिमिट रेस्ट्रिक्शन। समय सीमा प्रतिबंध के बिना अपील पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो यहाँ पे PHOD, GM, DRM, HOD, यहाँ पे PHOD, GM, DRM, HOD, यहाँ GM साहब हो जाएंगे, GM सर हो जाएंगे, जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। समय सीमा प्रतिबंध के बिना अपील पर विचार करने के लिए सक्षम, समय सीमा प्रतिबंध, अपील पर विचार करने के लिए, बिना अपील पर, प्रतिबंध के बिना अपील पर विचार करने, हाँ GM इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी है यहाँ आपका जो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, Which one of the penalties cannot be imposed on a retired railway servant? सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी पर कौन सा दंड नहीं लगाया जा सकता? सेवानिवृत्त जो रेलवे कर्मचारी है, पेंशन में उसकी कटौती की जा सकती है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी में उसके कटौती की जा सकती है, DCR यानी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप याद रखें, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी में भी कटौती की जा सकती है। पेंशन और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी दोनों में कटौती की जा सकती है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति पूरक पास में कटौती नहीं की जा सकती है, तो नहीं का यहाँ पूछा है, तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा कट इन रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, ये ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। आफ्टर रिटायरमेंट ये चार्जशीट कैन बी इश्यूड ओनली बाय द, सेवानिवृत्ति के बाद आरोप पत्र, सेवानिवृत्ति के बाद केवल आरोप पत्र जारी किया जाता है। तो सेवानिवृत्ति के बाद जब कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है, सेवानिवृत्ति के बाद ओनली भारत का जो राष्ट्रपति है, महोदया है श्री द्रौपदी मुर्मू है इस समय, जो कि ST समुदाय से आती है, संस्थान जो कि
एसटी कैटेगरी के अंदर संताल समुदाय से आती हैं। तो ये सेवानिवृत्ति के बाद आरोप पत्र उनके द्वारा लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट 28 है, स्वयं को यूनियन के रूप में पंजीकृत करने के लिए ट्रेड यूनियन सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ये जो यूनियन के रूप में पंजीकृत करने के लिए ट्रेड यूनियन के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन एक्ट है ये आपके 1926 में बना था, 1926 में बना था और 1 जुलाई और 1927 से ये प्रभावी हुआ था। तो इसके जो लिए है स्वयं को यूनियन के रूप में पंजीकृत करने के लिए ट्रेड यूनियन सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, यानी कि कोई भी 7 व्यक्ति मिलकर के लिए कोई भी नई यूनियन बना सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन ए है ये आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर्स रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज ए यूनियन। तो इसके लिए 7 है, ऑप्शन ए है जो आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, औद्योगिक विवाद के लिए अपीलीय प्राधिकारी कौन है। द अपीलिएट अथॉरिटी फॉर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज। तो ये जो आपका प्रश्न है इसको हम गौर से देखेंगे साथियों। जब प्रश्न में डिस्प्यूट हो जाए तो अपन अंग्रेजी आंसर देखते हैं। द अपीलिएट अथॉरिटी फॉर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। This question will not be considered for scope of elevation as per RB number 122/2023। एक बार फिर गौर से सुनिएगा। द अपीलिएट अथॉरिटी फॉर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज लेबर कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ अबव। दिस क्वेश्चन will not be considered for scope of evaluation as per RB number 122/2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन ऑफ गिविंग सच नोटिस। यानी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति सूचना देने के भीतर अनुबंध का उल्लंघन करते हुए हड़ताल पर नहीं जाएगा तो उसके लिए 14 दिन है। कई बार इसका ईयर पूछ लिया जाता है, जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है इसका ईयर पूछ लिया जाता है। तो 1947 अप्लाई टू दिस एस्टेब्लिशमेंट वेरी एट लिस्ट। तो 100 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। ये कहने का मतलब ये है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत छटनी और बंद करने संबंधी विशेष प्रावधान उन प्रतिष्ठानों पर लागू जहां 100 कर्मचारी कार्यरत है, यानी 100। तो ऑप्शन जो ए है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 32 की बात करेंगे, एक्सेप्टेंस from the disclosure of information are mentioned in which section of the Right to Information Act। सूचना के प्रकटीकरण में छूट का उल्लेख सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो ये जो आरटीआई एक्ट है, ये जो आरटीआई एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आपके 2005 से पूरे देश में लागू है, यानी 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में इसमें धारा पूछा गया है कि सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख सूचना अधिकार अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो ये धारा नंबर 8 है, इसमें सूचना के प्रकटीकरण छूट का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन जो बी है सेक्शन 8 यहाँ बिल्कुल आपका राइट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 33 की बात करेंगे हम। 33 है यहाँ, ट्रैक मेंटेनर को दिया जाने वाला जोखिम एवं कठिनाई भत्ता लेवल 8 एवं उससे नीचे के लिए रुपए प्रति माह है, यानी द रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पेड टू ए ट्रैक मेंटेनेंस इज RS पर मंथ ऑफ लेवल 8 एंड बिलो। ट्रैक मेंटेनर को दिया जाने वाला जोखिम एवं कठिनाई भत्ता लेवल 8 एवं उससे नीचे के लिए रुपए प्रति माह है। तो यहाँ जो 2700 की राशि है ये भी गलत है, 3400 भी गलत है, 2500 भी गलत है। ऑप्शन जो डी है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर लेंगे, क्योंकि ये तीनों ही राशि नहीं है। तो डी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 34 की बात करेंगे, पास के उपयोग में अनियमितता को निम्नलिखित किसके द्वारा माफ किया जा सकता है। कि पास का जो मिसयूज है, यानी कि पास के उपयोग में अनियमितता को निम्नलिखित के द्वारा किस द्वारा माफ किया जा सकता है, यानी इरेगुलरिटी और यूज ऑफ पासेज में बी कंडक्टेड बाय जनरल मैनेजर। जो महाप्रबंधक महोदय हैं ये पास के उपयोग में अनियमितता मिसयूज के मामले में माफ किया जा सकता है। तो ये जीएम सर कर सकते हैं इस मामले में, जनरल मैनेजर। ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद 35 है, रेलवे
सेवक डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 की अनुसूची सेकंड किससे संबंधित है? यानी शेड्यूल सेकंड ऑफ रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 डील्स विद, तो ये आपके क्षेत्रीय रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनात्मक शक्ति इसी से संबंधित है, यानी डिसिप्लिनरी पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टाफ वर्किंग इन जोनल रेलवेज। जो ऑप्शन ए दिया हुआ है यही आपका राइट आंसर है। बाकी के तीनों हैं जो रॉन्ग है। आप पढ़ सकते हैं रेलवे बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में अनुशासन शक्ति, राजपत्र अधिकारी के संबंध में अनुशासन शक्ति, इनमें से कोई नहीं है। जो ऑप्शन ए है यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद 36 की बात करेंगे। व्हाट इज द सीलिंग लिमिट फॉर स्पेशल कैजुअल लीव फॉर पार्टिसिपेशन इन कल्चर एक्टिविटीज इन ईयर? एक वर्ष में सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? विशेष आकस्मिक अवकाश यानी SCL। तो यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आपकी 30 डेज यानी कि 30 दिन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम 37 की बात करेंगे। यहाँ महिला कर्मचारियों को ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए दी जाने वाली अधिकतम विशेष आकस्मिक छुट्टी SCL यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेशल कैजुअल लीव गारंटेड टू फीमेल एम्प्लॉइज फॉर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन? इसके लिए 14 डेज। ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए 14 दिन की SCL, 14 दिन की SCL महिला कर्मचारियों की, महिला रेल कर्मचारियों के लिए 14 दिन की। अगर वो महिला रेल कर्मचारी है ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन करवाती है तो उसको 14 दिन का अवकाश, यहाँ पे 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश यानी विशेष स्पेशल लीव दी जाती है SCL। तो 14 दिन यानी कि 14 डेज। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेटेड द सर्विस ऑफ ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन द मेडिकल डिपार्टमेंट? चिकित्सा विभाग में परीक्षाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त के लिए न्यूनतम नोटिस अवधि क्या है? परिवीक्षाधीन अधिकारी की, वो भी चिकित्सा विभाग में, तो इसके लिए आपका 1 महीना है। इसके लिए यानी 30 दिन है। 30 दिन का मतलब यहाँ 1 महीने से हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन सी यानी कि 31 डेज या फिर अपन इसको 1 महीना बोल सकते हैं। तो सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप कैंटीन्स इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट विच द फैक्ट्रीज एक्ट गवर्नस? यानी कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948 ये 1 अप्रैल 1949 से 1 अप्रैल 1949 से लागू हो गया था। तो इसके अनुसार रेलवे प्रतिष्ठानों में कैंटीन स्थापित करने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है? तो कैंटीन के लिए 250 आदमी। इसका कंप्लीट बता देता हूं मैं। फर्स्ट एड बॉक्स के लिए 150 आदमी है। फर्स्ट अगर किसी शॉप में 150 या 150 प्लस कर्मचारी हैं तो वहां पे फर्स्ट एड की व्यवस्था की जाएगी। और यदि किसी कारखाने में 30 या 30 प्लस से ऊपर महिलाएं काम करती है तो वहां पालनाघर यानी प्रेचीज की व्यवस्था की जाएगी। और 250 पे कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी और 500 पे 250 प्लस पे कैंटीन की जाएगी। और 500 प्लस पे एक वेलफेयर होगा, एक वेलफेयर यानी वेलफेयर इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी, एक डॉक्टर होगा, एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाएगी, उसमें एक डॉक्टर होगा, एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाएगी 500 प्लस पे। और 500 प्लस पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। और 1000 प्लस से ज्यादा है तो वहां CSO की नियुक्ति की जाएगी। CSO का मतलब चीफ सेफ्टी ऑफिसर। तो मैंने ये आपको सारा ही बता दिया। इनमें से यहाँ कैंटीन के लिए पूछा है तो कैंटीन के लिए 250 प्लस। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है 250 या अधिक कर्मचारी यानी कि 250 250 एम्प्लॉइज मोर और मोर। तो ऑप्शन जो डी है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। रेलवे कर्मचारी को किस प्रकार की पेंशन दी जाती है जो शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है? दिस टाइप ऑफ पेंशन इज गारंटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय हु इज परमानेंटली इनकरेक्टेड फॉर फर्दर सर्विस टू बॉडीली और मेंटल इन्फर्मिटी। इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए रेलवे कर्मचारी को किस प्रकार की पेंशन दी जाती है जो शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है? तो इसके लिए सेवानिवृत्ति पेंशन, अमान्य पेंशन ही राइट आंसर है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन अनुपम का पता यानी अमान्य पेंशन। ऑप्शन जो बी है इनवैलिड पेंशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर ये परमानेंट रेलवे एम्प्लॉइज लाइन टू बी रिटेन इन द पेरेंट डिपार्टमेंट व्हेन सेलेक्टेड फॉर ये पोस्ट इन अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? किसी स्थायी रेलवे कर्मचारी का किसी अन्य केंद्रीय सरकारी विभाग में पद के लिए चयन होने पर
मूल विभाग में ग्रहणाधिकार बनाए रखने की अधिकतम अवधि क्या है? इसके लिए 2 साल का समय है। इसके लिए 2 साल का समय है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर ए परमानेंट रेलवे एम्प्लॉई 9 to be retained in the parent department when selected for a post in another central government? तो 2 years इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 है, HOR नियमों के अनुसार गहन श्रमिकों के लिए मानक साप्ताहिक कार्य घंटे हैं। यहाँ गहन श्रमिक नहीं, इंटेंसिव वर्कर के लिए यहाँ पूछा गया है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वीकली वर्किंग हाउस ऑफ इंटेंसिव वर्कर अकॉर्डिंग टू HOR हाउस ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, हाउस ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन 2005, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन 2005 रूल्स के अनुसार जो इंटेंसिव वर्कर है उनके लिए 42 है, उनके लिए 42 है। साप्ताहिक यानी वीकली पूछा है, साप्ताहिक तो 42 है, 42 आवर्स। ऑप्शन ए में बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी 42 घंटे। 43 की बात करेंगे, रेलवे कर्मचारियों की निम्न श्रेणियों में से किसको HOR नियम के तहत बहिष्कृत माना जाता है? यानी हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन 2005 के नियमों के तहत बहिष्कृत माना जाता है। तो ये जो एक्सक्लूडेड की बात कर रहे हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इज कंसीडर्ड एक्सक्लूडेड अंडर द HOR हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन रूल्स 2005। एक्सक्लूडेड के अंदर आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर आता है, एक्सक्लूडेड के अंदर आपके JE SSC आते हैं, और एक्सक्लूडेड के अंदर ही आपका मैट्रन भी आता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो यहाँ एक्सक्लूडेड में अलग दिया गया है, यहाँ शिफ्ट कर्मचारी, रनिंग स्टाफ, ऑपरेटिंग स्टाफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुक। जो यहाँ महिला स्वास्थ्य आगंतुक है ये बहिष्कृत के अंतर्गत मानी गई है, लेडी हेल्थ विजिटर्स, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 44 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। ये जो पेपर आप सोल्व कर रहे हैं स्टाफ और कल्याण सीधी भर्ती कोटा प्रतिशत क्या है, ये जो आप कर रहे हैं पेपर सोल्व, ये आप कर रहे हैं 35% कोटे का, ये आप सोल्व कर रहे हैं 35% कोटे का। तो ये तो मान के चलिए कि इसके बारे में तो ये पूछा ही नहीं है, सीधी भर्ती के लिए पूछा, तो सीधी भर्ती के लिए 15% है, सीधी भर्ती के लिए 15% है, 35, 15 और 50 यानी कि 100%। तो यहाँ सीधी भर्ती के लिए पूछा गया था, सीधी भर्ती के लिए 15% है। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न जूनियर इंजीनियर के बारे में, जो LDC की जूनियर यानी जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए LDC में चयन के लिए सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की पात्रता की अधिकतम आयु सीमा क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ जनरल कैटेगरी एम्प्लॉइज फॉर सिलेक्शन इन LDC लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एक होती है GDC जर्नल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो LDC में JE की वैकेंसी निकलती है उसमें जो जर्नल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसके लिए पात्रता की शर्तों में अधिकतम आयु कितनी है? तो वो है 47 ईयर्स। और इसमें यदि आप ST SC को 5 साल की छूट दे दोगे तो ST SC के लिए हो जाएगी 52 ईयर्स। यदि ये ST SC के लिए पूछता तो 52 ईयर्स आंसर हो जाता, लेकिन इसने जर्नल के लिए पूछा है इसलिए 47 हो जाएगा। ST SC को इसमें 5 साल की छूट मिलती है तो ये 52 ईयर्स हो जाता है। तो यहाँ 47 ऑप्शन बी में है, तो बी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम 46 की बात करेंगे। 46 बोल रहा है हाउ मच ड्रेस अलाउंस इज पेबल पर ईयर टू द ऑफिस असिस्टेंट, यानी कार्यालय जो सहायक होता है, कार्यालय सहायक को प्रतिवर्ष कितना वर्दी भत्ता दे है? तो ये पहले 5000 था, पहले ये 5000 रुपए था पहले, लेकिन अब क्या इन भत्तों में 25% की, सभी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी कर दी, तो इसमें 25% यानी कि 1250 रुपए आप और जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6250 रुपए, 6250 रुपए, यानी कि 25% और जोड़ देंगे 5000 में, 5000 का 25% 1250 होता है, तो ये 6250, यानी ऑप्शन जो बी है 6250 ये आपका बिल्कुल यहाँ पे करंट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 47 है चेंज इन ड्यूटी रोस्टर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ड्यूटी रोस्टर में बदलाव किसके आधार पर किया जाता है? तो ये जॉब एनालिसिस जो दे रखा है सी ऑप्शन में, जॉब एनालिसिस, इसके आधार पे ऑप्शन जो सी है जॉब एनालिसिस के आधार पे ड्यूटी रोस्टर में बदलाव किया जाता है, तो सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 48 है
हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन के अनुसार स्टाफ और कल्याण रोस्टर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि आपका जो वेलफेयर इंस्पेक्टर है और आपका जो जेई एसएससी है और आपके जो ये मैट्रन वगैरह हैं, ये सभी एक्सक्लूडेड में आते हैं, यानी एक्सक्लूडेड में आते हैं। एज पर HOR द स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर कवर्स अंडर एक्सक्लूडेड। ऑप्शन जो डी दे रखा है एक्सक्लूडेड रोस्टर में आते हैं, यानी बहिष्कृत में। 4 प्रकार के होते हैं ये। पहला कंटिन्यूस हो गया, दूसरा एसेंशियल इंटरमेंट हो गया जिसको अपन शॉर्ट में EI बोलते हैं, यानी एसेंशियल इंटरमेंट। तीसरा आपका नहीं, पहला आपका इंटेंसिव हो जाता है गहन, दूसरा कंटिन्यूस हो जाता है, तीसरा EI हो जाता है और चौथा आपका एक्सक्लूडेड होता है। जो हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन 2005 है, इसको 4 श्रेणियों में वर्गित किया गया है। इसको 4 श्रेणियों में वर्गित किया गया है, इंटेंसिव, कंटिन्यूस, एसेंशियल इंटरमीडिएट और एक्सक्लूडेड। तो इसमें वेलफेयर इंस्पेक्टर है जो एक्सक्लूडेड में आता है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 49 की बात करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर प्रिपरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क फॉर रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ के लिए प्रारंभिक और पूर्व कार्यों के लिए अधिकतम कितना समय दिया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसके लिए 4 घंटे का समय है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 की। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर विच एन एम्प्लॉय मस्ट वर्क अंडर ए सुपरवाइजर कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर एन APR टू बी जनरेटेड। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी APR तैयार करने के लिए किसी कर्मचारी को पर्यवेक्षक नियंत्रण अधिकारी का दिन काम करने की न्यूनतम अवधि क्या है? अब देखिए, APR जो बनी जाती है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है APR की, ये भी पूछी जाती है, यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। और ये पहले ACR थी, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये 14/5/2009 के बाद कन्वर्ट हुई है APAR में, यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। यदि आप जो भी आपकी APR भरता है, यानी जो इंचार्ज आपकी या पर्यवेक्षक जो इंचार्ज भर रहा है जिसके अंडर आप काम करते हैं, तो उसके इसका जो टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कम से कम 90 दिन। 90 दिन का मतलब यहाँ 3 महीने से है 3 मंथ या 90 दिन उसके अंडर काम करते हैं, तो वो आपकी APR तैयार कर देता है, यानी कि वो आपकी APR भर सकता है। यानी कि तो यहाँ जो आंसर लेंगे 3 मंथ या 90 डेज, यानी ऑप्शन बी लेंगे। यहाँ बी आंसर यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। लोको पायलट और ट्रैफिक रनिंग स्टाफ की रनिंग ड्यूटी सामान्यतः एक बार में कितने घंटे से अधिक नहीं होगी? यानी द रनिंग ड्यूटी ऑफ लोको पायलट एंड ट्रैफिक रनिंग स्टाफ शैल नॉट ऑर्डरली एक्सीड बाय 9 आवर्स इन वन स्ट्रेच। यानी कि लोको पायलट और ट्रैफिक रनिंग स्टाफ की जो ड्यूटी है सामान्यतः एक बार में 9 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन जो बी है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करेंगे वेतन मैट्रिक्स 8 में सेवानिवृत्त अधिकारियों को यात्रा भत्ते की 100% दर क्या है? व्हाट इज द 100% रेट ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस टू ऑफिसर्स इन पे मैट्रिक्स 8। तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये वेतन मैट्रिक्स 8 है, यानी जो लेवल 6 है, लेवल 6 टू लेवल 8, यानी लेवल 6 से लेकर के लेवल 8 तक आपका 1000 रुपए है। 1000 रुपए है। पहले ये 800 रुपए था, लेकिन सभी भत्तों में 25% की दर से बढ़ोतरी कर दी गई है, इसलिए 800 का 25% बटे 100, तो ये 4 और 4 ये 200, यानी 800 में 200 रुपए और जोड़ देंगे तो ये आपका 1000 रुपए आ जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 53 करेंगे। पीरियड ऑफ सस्पेंशन 1 द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी एंड अपील प्रोसीडिंग शैल बी ट्रीटेड एज। अनुशासनात्मक और अपील कार्रवाई के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर निलंबन की अवधि को इस प्रकार माना जाएगा। तो जो पीरियड ऑन ड्यूटी है वो माना जाएगा, यानी कि ड्यूटी पर बिताया गया समय। तो ऑप्शन जो बी है यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करेंगे 54 की। 54 यहाँ बोल रहा है ऑफ चैप्टर 3 इन IREM इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 प्रोवाइड्स रूल्स रेगुलेटिंग द सीनियरिटी ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट्स। यानी IREM खंड 1 के अध्याय 3 का अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता को विनियमित करने वाले नियम प्रदान करता है। जो आपका 54 है खंड ए, ये इसमें सेक्शन ए है, यानी सेक्शन ए ऑफ चैप्टर 3 इन
IREM वॉल्यूम फर्स्ट इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, और एक और इसके साथ होता है, आप दोनों को याद रखिएगा, दोनों की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, IREC, ये इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड होता है और ये एन से मैनुअल होता है। तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम फर्स्ट प्रोवाइड रूल्स रेगुलेटिंग द सीनियरिटी ऑफ नॉन गेजेटेड रेलवे सर्वेंट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सेक्शन ए। 55 की बात करेंगे, रोटेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर ऑन नॉर्मल रेंट इज अलाउड फॉर ए पीरियड ऑफ डेज ऑन अकाउंट ऑफ स्टडी लीव, यानी अध्ययन अवकाश के कारण रेलवे क्वार्टर को सामान्यतः किराए पर कितने दिनों की अवधि के लिए रखने की अनुमति है। अध्ययन अवकाश रेलवे कर्मचारी को 2 साल को मिलता है। अध्ययन अवकाश जो मिलता है वो सामान्य रेलवे कर्मचारी को 2 साल का मिलता है और रेलवे डॉक्टरों को ये 3 साल को मिलता है। इसको 12-12 महीने के 2 टुकड़ों में 2 बार इसको सेक्शन कराना पड़ता है, 12-12 महीनों में, और इसको आपको 3 टुकड़ों में कराना पड़ेगा 3 साल के लिए, 12-12 मंथ में। लेकिन ये शर्त क्या है, इस रेलवे में 5 साल की सर्विस के बाद, यानी रेलवे की 5 साल की सर्विस के बाद आपको अध्ययन अवकाश मिलता है, यहाँ ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे पूछा गया कि आप जब अध्ययन अवकाश आपने ले लिया है तो रेलवे क्वार्टर को सामान्य किराए पर आप अध्ययन अवकाश पे हैं, आपने मान लीजिए 2 साल का अध्ययन अवकाश ले लिया, आप रेलवे के सामान्य कर्मचारी हैं और आपको 12-12 महीनों के 2 टुकड़ों में 2 बार सेक्शन कराना पड़ता है, तो आप रेलवे अध्ययन तो 180 दिन तक यानी 6 महीने तक रेलवे क्वार्टर को आप सामान्य किराए पर रख सकते हैं। तो ऑप्शन जो ए है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 56 की बात करेंगे, ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तन के लिए घंटे का तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण आवश्यक है। इसके लिए आपके 72 यानी 72 घंटे हैं, यानी 72 हॉर्स फैक्चुअल जॉब एनालिसिस के लिए 72 हॉर्स हो जाएगा। इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ ड्यूटी रोस्टर के लिए तो 72 है, ऑप्शन जो बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम 57 की बात करेंगे, डेट ग्रेजुएटी ऑफ 6 टाइम्स ऑफ मंथली emolument is payable for length of service of 1 year or more but less than years। 1 वर्ष या उससे अधिक लेकिन कितने वर्ष से कम की सेवा अवधि के लिए मासिक प्रौद्योगिकी का 6 गुना मृत्यु ग्रेजुएटी देय है। 57 में बी है, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, यानी 5 ईयर्स। 1 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम की सेवा अवधि के लिए मासिक प्रौद्योगिकी का 6 गुना मृत्यु ग्रेजुएटी है, तो इसके लिए 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन जो बी दे रखा है वो आपका राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 58 की, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 58। इसमें आपको कंफ्यूज होने की दिन नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहली बार पुरुष नसबंदी ऑपरेशन कराने वाले पुरुष रेलवे कर्मचारी को स्वीकार्य विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि कितने दिनों से अधिक नहीं है। तो ये जो इसका आंसर है, इसका जो राइट आंसर बनता है वो 5 डेज बनता है। आप ये 6 डेज पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो ये 6 डेज है इस पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 5 डेज बनता है और 5 डेज किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका जो यहाँ पहली बार बोला है, पहली बार का, तो जब ये रिवाइज, पहले ये 6 दिन था, बाद में इसको रिवाइज कर दिया गया, 5 डेज कर दिया गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है। यहाँ ऑप्शन डी बनता है, आप कंफ्यूज नहीं होगा 6 दिन के आधार पे। आप ऑप्शन ए है इसमें गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, डी आंसर इसका यहाँ राइट बनता है। 59 है, भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टरों को देय पोशाक भत्ता कितना वार्षिक है, यानी 1 साल में भारतीय रेलवे स्टेशन मास्टरों को कितना पोशाक भत्ता मिलता है। तो पहले ये 10,000 रुपये था, पहले क्या था, ये 10,000 था, लेकिन अभी 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो 25% आप इसका जब निकालोगे तो 0000 यानी, तो इसमें आप 2500 और जोड़ देंगे तो 10,000 पहले था, तो 10,000 में 25 और जोड़ेंगे तो ये 12,500 रुपये नई रेट आ जाएगी। तो 12,500 रुपये है, आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, देखिएगा 12,000 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी बी भी, ए भी आपका गलत हो जाएगा, बी भी आपका गलत हो जाएगा, सी भी आपका, क्योंकि 12,500 रुपये नई रेट है, तो 12,500 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 60 की बात करेंगे, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ एलोकेशन फ्रॉम एसबीएफ। देखिए स्टाफ बेनिफिट फंड, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, और इसकी जो राशि है पहले 500 रुपये थी, अब इसको बढ़ा करके वर्तमान में 800 रुपये है, तो ये 800 रुपये ही आप ध्यान रखिएगा।
अब ये 800 रुपए में से पूछ रहा है कि जो 800 रुपए राशि है उसमें से प्रमोशन ऑफ कल्चर एक्टिविटीज इन रेलवे, प्रमोशन ऑफ कल्चर एक्टिविटी रेलवे के लिए कितनी राशि है, तो इसके लिए 16 रुपए है, इसके लिए 16 रुपए, 16 रुपए आपके ऑप्शन ए में है, 16 रुपए आपके ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रेलवे में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एसडीएफ से आवंटन की मात्रा कितनी है, तो ये 16 रुपए ए आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे 61 की। इन स्टैंडर्ड फॉरम 05 ऑफ द चार्जशीट SF5 द लिस्ट ऑफ विटनेस इज मेंशन इन अनेक्सर। आरोप पत्र SF5 के मानक प्रपत्र 05 में गवाहों की सूची अनुलग में दी गई है। अनुलग फर्स्ट, अनुलग सेकंड, अनुलग थर्ड, अनुलग फोर्थ। इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो अनुलग्न 4 बनेगा, यानी अनेक्सर 4। जो आरोप पत्र SF5 के मानक प्रपत्र 5 में गवाहों की सूची अलग दी गई है उसके लिए 4 अनेक्सर आते हैं, 4 अनेक्सर आते हैं। तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 62 देखते हैं। 62 है एज पर रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। देखिए ये जो HOAR की फुल फॉर्म है, ये HOAR की फुल फॉर्म है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये जो हाउस HOAR है इसकी ये फुल फॉर्म है हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड, हाउस ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। ये 2005 के पहले की है, ये क्या है 2005 के पहले की है। अब इसको क्या हुआ, HOAR को 2005 में संशोधित कर दिया गया था, तो HOAR 2005 बोला जाएगा, 5 में संशोधित हो गया था। तो ये जो आप फुल फॉर्म देख रहे हैं हाउस ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, ये 2005 से पहले की है। अब इसको क्या कर दिया गया, अब इसको आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन कर दिया गया, यानी आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन 2005 कर दिया गया। इसके अनुसार ये 4 कैटेगरियों में बांटा जाता है, आप जानते हैं इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, EI और एक्सक्लूडेड होता है। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है एज पर रेलवे सर्वेंट्स आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स हु इज द एफिलिएट अथॉरिटी ऑन द डिस्प्यूट ऑफ रोस्टर। तो इसके लिए जो रीजनल लेबर कमिश्नर होता है वो राइट आंसर आपका रीजनल लेबर कमिश्नर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। यानी कि रेल सेवक कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम के अनुसार रोस्टर के विवाद पर अपीलीय प्राधिकारी कौन है, तो क्षेत्रीय श्रम विभाग, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त यानी रीजनल लेबर कमिश्नर होता है। ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम 63 देखेंगे। 63 बोल रहा है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ गलत के लिए पूछा है, यानी कि 3 सही है और 1 आपका गलत है। तो देखिए ये प्रश्न को आप गौर से एक बार फिर देखेंगे, अंग्रेजी में भी इसको देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। जो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 है उसके अनुसार इसमें 3 सही है 1 गलत है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है कि इस ऑप्शन में 2 गलत और 2 सही दिए गए हैं। अब इसमें 2 सही आपका ऑप्शन जो ए है वो सही है, यानी रोजगार के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा देगी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद डी आंसर देखेंगे, शराब या नस्ली दवाओं के प्रभाव कारण होने वाली चोटों के लिए मुआवजा देगी है, तो ये गलत है। तीसरा इसमें देखेंगे 3 दिनों तक की अवधि के लिए आंशिक विकलांगता के लिए मुआवजा देगी, ये भी इसमें गलत है। चौथा देखेंगे इसमें दुर्घटना और रोजगार के बीच आकस्मिक संबंध होना चाहिए, ये यहाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ ए और डी आपका यहाँ करेक्ट है, और जो ये बी और सी है ये दोनों गलत है। यहाँ बी और सी दोनों गलत है। चलिए 64 देखेंगे। इसके बाद इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत बताइए इसमें से कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। रेलवे कर्मचारी वित्त मंत्रालय में कार्यरत किसी अन्य व्यक्ति के लिए बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य कर सकता है। रेलवे कर्मचारी नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। राजपत्रित अधिकारी अराजपत्रित कर्मचारियों के बचाव के पक्ष में वकील के रूप में कार्य कर सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, जब कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जांच में उपस्थित नहीं हो सकता तो अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है, ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे इसमें, क्योंकि सारे के सारे इसमें 1 2 3 तीनों इसमें हैं, तीनों इसमें गलत हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि आपका जो उपयुक्त सभी है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखा गया है 1 2 3 4, तो डी आंसर यहाँ अपन ले लेंगे। उसके बाद 65 की बात करेंगे। 65 है RTI अधिनियम 2005। देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था वो आपका 12 अक्टूबर 2005 को आया था। 12 अक्टूबर 2005 को आया था, और ये पूरे देश में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू हो गया था 12 अक्टूबर 2005 को। और उसके बाद 2000 ये जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया था 2019, बाद में इसको 2019 से लागू कर दिया गया था। 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में प्रभावी है। और सबसे पहले जो ये जिस राज्य को इसने अपनाया लागू हुआ वो था तमिलनाडु,
वो था सबसे पहले तमिलनाडु। बाकी 12 अक्टूबर 2000 से पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन वैसे तो 15 जून 2005 को ये संसद में पास हो गया था। उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हो गया था। इसमें जो बीपीएल से नीचे के नागरिक हैं उनसे कोई राशि नहीं ली जाती, वो 0 राशि पर अपना लोक सूचना अधिकारी को अपने प्रश्न पुट अप कर सकते हैं। और इसके जो अपन करते हैं सूचना, उसके देने का जो टाइम है वो है 30 डेज। ये कई बार पूछा जाता है, कई बार प्रश्नों में पूछा है। सूचना अधिनियम का जो निपटान समय है वो 30 दिन का है। यदि आप कोई भी आरटीआई लगाते हैं तो 30 दिनों के भीतर उसका जवाब आपको दे दिया जाता है। तो ये आप विशेष यहाँ ध्यान रखें। अब ये कथनों पर विचार करें। ये कथनों पे पूछा गया है आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ विचार के लिए पूछा गया है, केवल भारत का नागरिक ही सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है। दूसरा है इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से सूचना के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई बीपीएल से नीचे है तो उनसे कोई 0 शुल्क लिया जाता है, मैंने अभी आपको बताया है। और केवल भारत का नागरिक ही सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है, ये भी बिल्कुल यहाँ सही है। तीसरा जो इसमें दिया गया है, पीआईओ द्वारा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों की समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान की जाएगी। ये 45 दिन नहीं है, यहाँ 30 दिन है, यहाँ 30 डेज है। जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ 30 डेज आपको यहाँ बताया था, 30 डेज बताया था, तो ये 45 दिन यहाँ गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसमें, यानी पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन ए में है, केवल 1 और 2, 1 एंड 2 ओनली। बाकी 1 और 3 गलत हो जाएगा, 2 और 3 गलत हो जाएगा, कैसे होते हैं। ऑप्शन जो ए है यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा। ये प्रश्न बहुत ही घुमा के दिया हुआ है और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए इस प्रश्न के उत्तर को हम जानने की कोशिश करते हैं। रेलवे कर्मचारी पास नियम 1986 के नियम 2D के अनुसार परिवार में शामिल हैं। देखिए, किसी भी उम्र की अविवाहित बेटियां, बस शर्त यह है कि वे कमाने वाली न हो, वे कमाने वाली न हो, यानी कि कोई भी कमाई नहीं करती हो, वो रेलवे कर्मचारी के पास नियम 1986 के नियम 2D के अनुसार परिवार में शामिल है। जो ऑप्शन ए है, मतलब जो नंबर 1 है, वो आपका सही है। विधवा बेटियां बशर्ते हुए रेल कर्मचारी पर आश्रित हो, ये भी सही है। क्योंकि इसमें यदि अविवाहित बेटी है और वो कमा नहीं रही है तो एक तरह से वो रेलवे कर्मचारी पर आश्रित है। कानूनी रूप से तलाकशुदा बेटी जो रेलवे कर्मचारी पर आश्रित है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ऑल आर करेक्ट। 67 की हम बात करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। दो वैध पत्नियों का विशेषाधिकार पास जारी किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मान्य वैसे उत्पन्न बच्चे पास के लिए पात्र हैं, ये गलत हो जाएगा। 15,000 रुपए प्रति माह कमाने वाली अवैध बेटी पास के लिए पात्र नहीं है। 15,000 रुपए प्रति माह कमाने वाली अवैध बेटी पास के लिए पात्र नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और 15,000 रुपए प्रति माह कमाने वाली विधवा बेटी पास के लिए पात्र है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ये 15,000 रुपए कमा रही है तो ये पास के लिए पात्र नहीं है। देखिए, 15,000 रुपए अवैध बेटी है, जैसा कि अभी आपने ऊपर प्रश्न में देखा था, किसी भी उम्र की अवैध बेटियां बशर्ते हो कि कमाने वाली ना हो, यानी कि वो कोई कमाई नहीं कर रही। यहाँ गौर से देखिएगा, बोल रहा है कि 15,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाली अवैध बेटी पास के लिए पात्र नहीं है, तो बिल्कुल ये कथन, यानी कि नहीं कमाती तो पास के लिए पात्र होती, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अमान्य विवाह से उत्पन्न बच्चे पास के लिए पात्र हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 15,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाली विधवा बेटी के पास के लिए पात्र, ये भी नहीं है। तो तीनों यहाँ गलत हो जाएंगे, तीनों यहाँ 2, 3 और 4 यहाँ गलत हो जाएंगे। और जो राइट होगा ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैध पत्नियों के लिए बोला है। रेलवे कर्मी 2 पत्नियां रख सकता है, लेकिन वो दोनों वैध होनी चाहिए। वैध पत्नियों के लिए विशेषाधिकार पास जारी किया जा सकता है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए केवल एक सही है, ओनली वन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद 68 है, चयन पदों में यदि आरक्षित पदों के लिए आरक्षित समुदाय के कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या परीक्षा के शीतल मानकों को लागू करने के बाद भी उपलब्ध नहीं है, तो असफल उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ जो उम्मीदवारों की उपयुक्तता को पहचानने के प्रत्येक मत के लिए तहत केवल परसेंटेज अंक प्राप्त करता है, वो सेवाकालीन प्रश्न के साथ अदद आदान पर पदोन्नत किया जाएगा। यानी इन सिलेक्शन पोस्ट इफ द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ स्टाफ ऑफ reserved community against reserved post is not available even by applying a relaxed standard of examination, the best among the failed candidates who secure only percentage of the marks under each of items of judging the suitability of the candidates which be promoted on ad hoc basis within service training। चयन पदों में यदि आरक्षित पदों के लिए आरक्षित समुदाय, आरक्षित कौन है, एसटी और एससी के कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या परीक्षा के शीतल मानकों को लागू करने के बाद भी उपलब्ध नहीं है, तो असफल उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों की उपयुक्तता को पहचानने के लिए प्रत्येक मत के तहत केवल 20% जो अंक प्राप्त करता है उस सेवाकालीन प्रश्न के साथ तदत आधार पर पदोन्नत किया जाता है। तो यहाँ बिल्कुल सही है, 20% आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 20% आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 69 की बात करेंगे हम। 69 है, जहां छुट्टियां निम्न में से कौन सा कथन कार्य ग्रहण अवधि के संबंध में गलत है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन इनकरेक्ट रिगार्डिंग ज्वाइनिंग टाइम। इसमें फर्स्ट है, जहां छुट्टियां कार्यगण अवधि से पहले आती है वहां कार्यगण अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सही है। जब छुट्टियां कार्यगण अवधि के बाद आती हैं तो कार्यगण अवधि की सामान्य अवधि को छुट्टियों को कवर करने के लिए बढ़ावा माना जाता है, ये भी सही है। कार्यगण अवधि को आकस्मिक अवसाद के साथ जोड़ा जा सकता है, ये गलत है। कार्यगण अवधि को आकस्मिक अवसाद के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, तो ये गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो गलत है ये सी ऑप्शन है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम कैन बी कंबाइंड विद कैजुअल लीव, यानी के साथ जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें लिखा है जोड़ा जा सकता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 70 है, निम्न में से कौन सा कथन कार्यग्रहण अवधि के संबंध में गलत है, कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है। जहां पूर्ण कार्यभार ग्रहण काल का लाभ नहीं उठाया जाता वहां रेलवे कर्मचारी को स्वीकार्य कार्यभार ग्रहण काल के दिनों की संख्या अधिकतम 15 दिनों के अधीन में से वास्तव में कार्यभार ग्रहण के किए गए दिनों की संख्या घटाकर एलएपी के रूप में उसके अवकाश खाते में जमा कर दी जाएगी, जो एलएपी के संचय के सामान्य प्रतिदिन के अधीन होगी। तो ये तो आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट है, उस अवधि के दौरान कार्यभार ग्रहण करने का समय ड्यूटी के रूप में विनियमित किया जाएगा तथा रेल कर्मचारी पुराने पद का कार्यभार छोड़ने से पूर्व प्राप्त वेतन और भत्तों के बराबर कार्यभार ग्रहण करने के समय वेतन और भत्ते पाने का हकदार है, ये भी सही है। वह वाहन भत्ता या स्थायी यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा, वह वाहन भत्ता या स्थायी भत्ता यात्रा पाने का अधिकार होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। और इसमें पूछा भी यही है कि कौन सा गलत है, तो यही सी आपका गलत हो जाएगा। ही शैल बी एंटाइटल टू कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस, तो ये गलत हो जाएगा और यही आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 71 की बात करेंगे। निर्वाह भत्ते से क्या कटौती नहीं की जा सकती है, व्हाट डिडक्शन कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द सब्सटेंस अलाउंस, नहीं की जा सकती। निर्वाह भत्ते से क्या कटौती नहीं की जा सकती है, निर्वाह भत्तों से कौन सी नहीं कटौती की जा सकती है वो पूछ रहा है। इसमें सरकार से लिए गए अग्रिम और ऋण की वसूली ये की जा सकती है, भविष्य निधि की सदस्यता ये नहीं की जा सकती। मकान किराया और समन शुल्क जैसे बिजली शुल्क, पानी शुल्क ये किया जा सकता है। स्टेशन डेबिट, स्टोर डेबिट, कार्यशाला डेबिट ये भी किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन है यही आपका इसका उत्तर राइट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ बात करने वाले हैं 72 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ गलत के लिए पूछा गया है। गलत के लिए पहला बोल रहा है ऑप्शन ए, निलंबित रेलवे कर्मचारियों को पास और पीटीओ असाधारण परिस्थितियों में प्रदान किए जा सकते हैं, न कि तब जब रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने वाले प्राधिकारी से निरंतर प्राधिकारी द्वारा स्टेशन छोड़ने की अनुमति दी गई हो, तो ये तो सही है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, निलंबित कर्मचारी को अपने काम पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय छोड़ सकता है, ये भी सही है। ऐसे रेलवे कर्मचारी के आवेदन पत्र अग्रेसित नहीं किए जाने चाहिए जो निलंबित है, ये भी सही है। निलंबित रेलवे कर्मचारी को बचाव पक्ष के सहायक के रूप में कार्य करने पर प्रतिबंध है।
हाँ, ये इसमें गलत है, तो ये गलत ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी देयर इज ए बार टू ए रेलवे सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन एक्टिंग एज ए डिफेंस हेल्पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम 73 की बात करेंगे। विवाहित बेटियों को विवेक और संतुष्टि के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है, वो परिवार के कमाने वाले के रूप में कार्य करेगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, विवेक और संतुष्टि के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है और वह परिवार के कमाने के रूप में कार्य, तो ये डीआरएम महोदय ये काम कर सकते हैं। तो यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिविजनल रेल मैनेजर, डिवीजन रेलवे मैनेजर। ऑप्शन ए है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। मेरिड डॉटर्स कैन बी गिवन द compensation at appointment as a matter of discretion and satisfaction that the would act a breadwinner of the family by option A and divisional railway manager is correct answer। तो ए आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विवेक और संतुष्टि के आधार पर डीआरएम महोदय ऐसा कर सकते हैं। पहले ये महाप्रबंधक के पास था, लेकिन प्रेजेंट में ये डीआरएम को ये शक्तियां दे दी गई हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 74 की बात करेंगे हम। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल का पैरा 228 किससे संबंधित है? तो ये त्रुटिपूर्ण प्रमोशन से संबंधित है। जो ऑप्शन बी है आपका एरानियस प्रमोशन, यानी कि त्रुटिपूर्ण प्रमोशन से संबंधित है। जो बी आंसर है वो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 बोल रहा है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल का कौन सा पैरा गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए चयन बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित हो? तो पैरा के लिए पूछ रहा है, तो पैरा इसके लिए 219 है। पैरा इसके लिए 219 है, यानी ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच पैरा ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल डील विद द प्रोसीजर टू बी अडोप्टेड बाई सिलेक्शन बोर्ड फॉर नॉन गजेटेड स्टाफ? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। उसके बाद 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निलंबित रेलवे कर्मचारियों को एसबीएफ की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रेलवे सर्वेंट्स अंडर सस्पेंस शुड नॉट बी अलाउड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द एसबीएफ। निलंबित रेलवे कर्मचारियों को एसबीएफ की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रेलवे सर्वेंट्स अंडर सस्पेंस शुड नॉट बी अलाउड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द एसबीएफ। स्टेशनरी मुद्रण शुल्क, डाक शुल्क और अन्य आकस्मिक यऊ एसबीएफ से वहन किए जाते हैं, ये नहीं किए जाते हैं। एसबीएफ में बैठक के दौरान मनोरंजन पर यू एसबीएफ को वहन किया जाना चाहिए, ये सही है। ये जो ऑप्शन बी है यही आपका यही गलत है और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करेंगे 77 की। रेलवे में एसबीएफ में महिला सशक्तिकरण गतिविधियों की मध्य गतिविधि के तहत 800 रुपए में से कितनी राशि आनी? देखिए यहाँ एसबीएफ की फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड, और ये रेलवे में आया था आपके 1931। और ये जो राशि आप 800 रुपए देख रहे हैं, पहले ये 500 रुपए थी और प्रेजेंट में कई बार पिछली राशि के बारे में भी पूछ लिया जाता है। 500 रुपए प्रेजेंट में ये 800 रुपए है और प्रेजेंट के हिसाब से आपको उत्तर देने हैं 800 रुपए। और ये रेलवे में 1931 को आया था ऐसा। अब इसमें क्या है कि जो महिला शक्तिकरण की गतिविधियां हैं उसके लिए राशि के आवंटन के लिए पूछा गया है कि 800 में से कितनी राशि आवंटित की जाती है। तो 800 में से 28 रुपए जो आवंटित किए जाते हैं वो महिला शक्तिकरण की गतिविधियों के लिए आवंटित किए जाते हैं, 28 रुपए। ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाँ, यहाँ जैसे अब ये 16 रुपए हैं, तो ये पिछले प्रश्न में था, तो ये आपके सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एसबीएफ से 16 रुपए आवंटित किया जाता है। यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए 28 रुपए हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 78 की बात करेंगे। 78 क्या बोल रहा है सवर्ण बहा पदों पर चयन के लिए वास्तविक रिक्तियों के साथ साथ अगले में प्रत्याशित रिक्तियों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें है अगले 24 महीने, यानी कि आप देख लेते हैं इंग्लिश देख लेते हैं। फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट एक्स कैडर पोस्ट द एक्चुअल वैकेंसीज एज वेल एज द वैकेंसीज एंटिसिपेटेड इन द नेक्स्ट 24 मंथ आर टेकन इनटू अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे यानी सवर्ण बहा पदों पर चयन के लिए वास्तविक रिक्तियों के साथ साथ अगले 24 महीने में प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन जो डी है 24 मंथ, ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ 79 की बात करेंगे। सेवा की अनिवार्यताओं के कारण अराजपत्रित श्रेणियों चाहे प्रशिक्षित के रूप में हो या अन्यथा प्रशिक्षण की अवधि में कटौती करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसके लिए जीएम सर हैं जो कि जनरल मैनेजर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया कि वर्तमान में एसआरपीएफ
SRPF शेष पर ब्याज दर क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार ये पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द SRPF बैलेंस एट प्रेजेंट? तो ये आपके 7.1 है, 7.1% है। इसके अलावा आपको HBA का पूछा जा सकता है। तो HBA का जो 25-26 के लिए है, 25-26 के लिए है, वो आपका 7.44% है, 7.44% है। और कंप्यूटर एडवांस की बात करें अपन, कंप्यूटर एडवांस की बात करें अपन, तो ये 9.1% है। अब मैंने आपको यहाँ तीनों ही बता दिए हैं। आपका यहाँ SRPF पर 7.1% हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 7.44% है ये HBA हाउस बिल्डिंग अलाउंस के लिए है, और ये 9.8% है ये कंप्यूटर अलाउंस के लिए है। तो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, तीनों में से एक आता है या तीनों में से दो भी आ जाते हैं या तीनों पूछ लिए जाते हैं, सारे आपके करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे 81 की बात करेंगे। 81 बहुत अच्छा प्रश्न है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में प्रारंभिक वेतन है। देखिए यहाँ जो बेसिक दी गई है 46,900 दी गई है, ये आपके लेवल 7 की है, लेवल 7 की है। और ये 47,600 दी गई है, ये लेवल 8 की दी गई है। और 43,600 किसी भी बेसिक नहीं है, 46,200 भी बेसिक नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो 6 की 35,400 होती है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। लेवल 5 की बात करें तो लेवल 5 की 29,200 होती है। उसके हिसाब से अपन लेवल 4 की बात करें तो लेवल 4 की बेसिक होती है आपके 25,500 रुपये होती है, 25,500 रुपये होती है। उसके बाद हम यदि लेवल 3 की बात करें तो उसकी 21,700 होती है। उसके बाद हम लेवल 2 की बात करें तो उसके लिए 19,900 रुपये होती है। और यदि लेवल 1 की बात करें तो वो 18,000 होती है। तो ये सारी बेसिक याद करें, इनमें से कोई सी न कोई सी एक पूछ लिया जाता है। यहाँ लेवल 7 का पूछा था, तो लेवल 7 के लिए आप यहाँ जो बेसिक बनाएंगे वो 44,900 की बनाएंगे लेवल 7 के लिए, और लेवल 6 के लिए 35,400। तो चलिए नेक्स्ट का 82 की बात करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस की तारीख क्या है? तो ये सबको याद होगी मेरे हिसाब से 6 दिसंबर है, आप सब लोगों को पता होगा 6 दिसंबर है। सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में पूछा गया है। इसमें कितनी धाराएं हैं, धाराओं के बारे में पूछा गया है 83 के मामले में। 83 में धाराओं की बात करेंगे 31 होती है। इसमें जो धाराओं की संख्या है, धाराओं की 31 है। और इसमें यदि आप बात करेंगे BPL लोगों के लिए कितना शुल्क है तो 0 है। और इसके जो PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर होता है उसके लिए समय सीमा जो दी गई है वो 30 दिन की दी गई है, ये भी ध्यान रखें। पूरे देश में ये 12 अक्टूबर 2005 को, पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को ये राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरे देश में लागू हो गया था। सबसे पहले इसको तमिलनाडु ने अपनाया था। अपनाया क्या था? तमिलनाडु में ये सबसे पहले लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, बाद में इसको जम्मू कश्मीर को भी इसमें ऐड कर लिया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों लाया गया, RTI अधिनियम 2005 क्यों लाया गया? क्योंकि इससे क्या है कि जो सरकारी दफ्तर थे उनमें भ्रष्टाचार नहीं हो, और जो जनता है उनका काम पैसे में सीमा में हो, और सरकारी के जो काम है उनमें पारदर्शिता हो। तो ये RTI अधिनियम इसलिए लाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ सी ले लेंगे। 31 धाराएं। हाउ मेनी सेक्शन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कॉन्सिस्ट्स? तो इसके लिए 31, सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 84। रेलवे अधिनियम 1989 लागू हुआ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये लागू हुआ था आपके 1 जुलाई 1990, 1 जुलाई 1990 को लागू हुआ था। ऑप्शन जो डी दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी द रेलवे एक्ट 1989 केम इनटू फोर्स ऑन, तो ये 1 जुलाई 1990 यानी 1 जुलाई 1990 को ये लागू हुआ था, 1 जुलाई 1990, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 85 की। 85 बड़ा अच्छा प्रश्न है और अक्सर आता रहता है। द एनुअल इनकम सेलिंग फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और अवेलिंग द बेनिफिट रिजर्वेशन इज पर एनुअल। देखिए EWS ये आपके फरवरी 2019 में आ गया था, फरवरी 2019 से लागू है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो दे रखी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है,
तो आप इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसमें जो जो रेट रखी गई है वो 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए रखी गई। यदि किसी आदमी के पास या नागरिक के पास या किसान के पास या कोई भी हो, यदि उसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में माना गया है, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में माना गया है। और यदि किसान है तो उसके पास 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो वार्षिक आय पूछी गई है, जो कि 8 लाख रुपए है, तो सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 86 की। 86 बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय रेलवे में 8 सीटीआई हैं, जो प्रेजेंट में है वो 8 सीटीआई हैं, 8 सीटीआई यानी कि सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये 8 है, ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आंसर है बिल्कुल यहाँ। यानी भारतीय रेलवे में 8 केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान हैं, ये राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करेंगे 83 की बात करें, 87 की बात करेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का कार्यकाल क्या है? तो ये 3 वर्ष है, ये 3 वर्ष है। ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस? तो ऑप्शन जो बी है ये आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 88 है, जिस रेलवे कर्मचारी ने वर्ष की सेवा पूरी कर ली उसे भविष्य निधि से अंतिम निकासी की अनुमति दी जा सकती है। ए रेलवे सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस में बी गारंटेड फाइनल विड्रॉल फ्रॉम पीएफ। एट्टी एट है, जिस रेलवे कर्मचारी ने वर्ष की सेवा पूरी कर ली उसे भविष्य निधि में अंतिम निकासी की अनुमति दी जा सकती है। तो ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 10 वर्ष। यानी ए रेलवे सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 10 years ऑफ सर्विस में बी गारंटेड फाइनल विड्रॉल फ्रॉम पीएफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। इसके लिए 10 वर्ष है, 15 वर्ष के लिए पेंशन रिस्टोर का है, और 20 वर्ष जो है वो आपके मानार्थ पास या वीआरएस के लिए है, मानार्थ पास और वीआरएस के लिए है। चलिए 89 है, निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक के लिए बाल देखभाल अवकाश नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। एकल महिला रेल कर्मचारी के मामले में 3 बार बाल देखभाल अवकाश दिए जाने की अवधि को कैलेंडर वर्ष में 6 बार तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। दोनों सही है। इसमें ऑप्शन में देखेंगे ए सही है, बी गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। बी सही है और ए गलत है, गलत है। दोनों सही है, तो ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन सी में लिखा है दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। तो सी आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा, दोनों सही है। उसके बाद 90 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन 90 है, पूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर कैंटीन के रूप में नियुक्त करने के लिए सबसे कम सक्षम पदाधिकारी कौन है? हु इज द लोवेस्ट, यानी पूर्व सैनिकों अनुबंध के आधार पर गेटमैन के रूप में नियुक्त करने के लिए सबसे कम सक्षम पदाधिकारी कौन है? तो इसके लिए जीएम सर है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, गहन सतत या अनिवार्यतः आंतरिक के रूप में वर्गित किसी भी रेलवे कर्मचारी को तब तक ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि उसने पिछली ड्यूटी के दौरान पूरा होने के बाद कम से कम कितने घंटों का विश्राम लिया हो। देखो यहाँ गहन, सतत और ईआई बोला है, तो गहन के लिए 12 घंटे हो जाएंगे, कंटिन्यूस के लिए 10 हो जाएंगे, और इंटरमीडिएट एसेंशियल यानी अनिवार्यता आंतरिक के लिए 8 हो जाएंगे, यानी 12, 10 और 8 का। तो ये 12, 10, 8 यानी ऑप्शन जो सी में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 92 है, किसी गुमशुदा व्यक्ति की एफआईआर दर्ज होने के कितने साल बाद उसे मृत मान लिया जाता है? यदि कोई भी रेलवे कर्मचारी है, यदि वो गुमशुदा हो गया और उसकी अपने एफआईआर दर्ज करा दी, तो जो जिस तारीख को आपने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस डेट को आपने एफआईआर दर्ज की, उस डेट से 7 साल के बाद उसको मृत मान लिया जाता है। यानी एफआईआर दर्ज करा दी, 7 साल के अंदर वो नहीं मिला, गुमशुदा व्यक्ति नहीं मिला, तो उसको मृत मान लिया जाता है। तो ये जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, 7। नेक्स्ट है 93 की बात करेंगे, पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश। पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर। पीपीओ की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर। पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश की संख्या कितने अंकों की होती है? यहाँ अंकों में पूछा गया, तो इसकी संख्या जो है ये आपके 14 अंकों में होती है। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। 16 यहाँ आपके लिए
EPAN के लिए हो जाएगा, पेंशन परमानेंट अकाउंट नंबर। 12 है जो आपके आधार कार्ड का होता है, 12 है जो आधार कार्ड का होता है या प्राण का भी होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। 8 का कोई यहाँ औचित्य नहीं है, तो 9 राइट आंसर क्या बना यहाँ 14, ऑप्शन जो डी दे रखा है यही आपका पीपीओ के लिए 14, जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 94 की बात करेंगे, अप्रिय घटना के कारण मुआवजे का भुगतान रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये 124 ए है, ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुने। सेवारत रेलवे कर्मचारी ऊपर और नीचे की नीली पट्टी, हाँ ये सही हो जाएगा। पेंशन भोगी के लिए ऊपर और नीचे हरी पट्टी, ये भी सही है। सेवारत कर्मचारी का चिकित्सा लाभार्थी ऊपर नीली पट्टी और नीचे नीली पट्टी, ये भी सही है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का चिकित्सा लाभार्थी ऊपर हरी पट्टी और नीचे पीली पट्टी, ये भी सही है। तो ये तो रेगुलर ही सही हो गया, यानी कि ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। इस हिसाब से देखो तो A1, B2, C3, 4, यानी पहला ही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे 96 की बात करेंगे, वेतन भुगतान अधिनियम की कौन सी धारा क्षति या हानि के लिए कटौती को कवर करती है। तो ये जो धारा है वो आपकी 7 है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 97, रनिंग स्टाफ के लिए निरंतर रात्रि ड्यूटी को कितनी रातों तक सीमित किया जा सकता है। अच्छा प्रश्न है। तो ये 4 रात्रि यानी 4 नाइट, 4 रातों तक सीमित किया जाना चाहिए, जिससे पिछली रात की ड्यूटी मुख्यालय की ओर हो। तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 98 है, आरटीआई अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत सूचना के अनुरोध हेतु आवेदन को अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित करने की समयावधि क्या है। तो इसके लिए 5 डेज है, इसके लिए 5 डेज है, ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 99 है, बाल देखभाल अवकाश लेने के मामले में आश्रित विकलांग बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य के लिए 18 वर्ष है, लेकिन यहाँ विकलांग का पूछा है तो विकलांग के लिए 22 है, तो ऑप्शन जो बी दे रखा है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 100 है, 100 देख लेते हैं, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1 अक्टूबर 1968 के किस भाग में प्रमुख एवं लघु दंडों का विवरण दिया गया है। तो ये भाग 3 में दिया गया है, अंग्रेजी में देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1 अक्टूबर 1968 गिव डिटेल्स ऑफ मेजर एंड माइनर पेनल्टीज। तो ये पार्ट 3 है, सी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 1 है, राजभाषा के चालू गए हैं। पुरस्कार रेलवे कर्मचारियों को हिंदी में कहानी और उपन्यास लेखन में उनकी दक्षता को प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। तो ये प्रेमचंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पुरस्कार रेलवे कर्मचारियों को हिंदी में कहानी और उपन्यास लेखन के लिए प्रेमचंद हिंदी में, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 102 है, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोर्ड के किस क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो हमने इसका बना रखा है RHE, और RHE से हम इन विच ऑर्डर द बोर्ड्स आर डिसिप्लिन इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज। तो R से आपका रीजनल हो जाएगा, S से आपका हिंदी हो जाएगा और E से आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, यानी क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद हम बात करेंगे 104, राजभाषा नियम के किस नियम संख्या में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा शामिल है। तो ये हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की जो परिभाषा शामिल है वो नियम 10 में है, तो डी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे माफ करना चाहती हूँ। 105 है, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो क्षेत्रीय लेवल पर यानी हेडक्वार्टर लेवल पर यानी जोनल लेवल पर हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी। तो जनरल मैनेजर हो जाएंगे, जो ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 106 है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो ये 7 जून 1955, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, साथ में बीजी खेर।
बीजी खेर। 107 रेल यात्रा खाता पुरस्कार योजना किसके लिए है? ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। ऑप्शन जो डी दे रखा है इसमें आपका, फॉर ऑल इंडियन सिटीजन। रेल यात्रा खाता पुरस्कार योजना ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए है, तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 108 है, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये आपका विदेश मंत्रालय करता है, ये आपका विश्व हिंदी सम्मेलन। देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और उस जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो वो विदेश मंत्रालय करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। ऑप्शन जो सी है वो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू हुई? तो ये 26 जनवरी 1965 से लागू हुई थी। ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? ये 10 मई 1963 को लागू हुआ था, और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। 63 में लागू हुआ और 1967 में ये संशोधित हुआ। और ये जो राजभाषा अधिनियम की धारा है ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी, तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 110 है, जो इस वीडियो का और इस पेपर का लास्ट प्रश्न है वो देखेंगे। मैथिली, बोडो, डोगरी और संताली को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? इन विच ईयर मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संताली वर एडेड टू द 8th शेड्यूल लेटर? देखिए मैथिली, बोडो, डोगरी और संताली ये 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई थी, 2003 में जोड़ी गई थी। और आपके नेपाली, इसको आप नमक की ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये आपके 1992 में जोड़ी गई थी। और 1967 में आपके एकमात्र भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, यानी 3 भाषाएं यहाँ जोड़ी और 4 भाषाएं यहाँ जोड़ी। और 1967 में एक सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, एक भाषा। इस हिसाब से अपन देखें तो 4, 3, 7 और 1, 8। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 1950 में 14 भाषाएं, शुरू में 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22। तो वर्तमान में 22 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। उनमें से एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली जोड़ी गई है। 22 भाषाओं में एकमात्र विदेशी भाषा है जो नेपाली है, जो इन 22 भाषाओं में विदेशी भाषा नेपाली है। और अंग्रेजी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है, अंग्रेजी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये ध्यान में रखें। तो चलिए साथियों, आपका पेपर इसका सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेलफेयर इंस्पेक्टर का अंबाला डिवीजन का ये पेपर था और 9 फरवरी 2025 को ये कंडक्ट हुआ था। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए पेपर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आगे दीजिए, नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, यदि आपको नोट्स लेने हैं एपीओ वेलफेयर इंस्पेक्टर बिहार क्लासेस के नोट्स लेने हैं, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ओएस, वेलफेयर इंस्पेक्टर एपीओ या मैकेनिकल के अंतर्गत एएमई और जेई, यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम 24 आवर्स 800-3828-408 पर कभी भी कॉल या मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, द एंड।